नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जुजुन एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी। मित्रों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर BA 6 सेमेस्टर हिस्ट्री, जो छठा सेमेस्टर उसका इतिहास के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स रहने वाले हैं उसकी पहली क्लास है भाई ये। ठीक है, तो सबसे पहले जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं ना चैनल को, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों कर लीजिए? क्योंकि झुंझुनू एजुकेशन एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसपे आपको प्रत्येक पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स दोनों मिलेंगे भाई। इस बार आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे, साथ में उनके आंसर भी मिलेंगे। आप बस वीडियो अंत तक देखें, सीरीज पढ़ना छोड़ दो। जो मैं बता रहा हूं ना, इस क्लास को अच्छी तरीके से आप लोग समझोगे तो पूरा पेपर क्लियर हो जाएगा भाई। ठीक है, छठे सेमेस्टर में हिस्ट्री के पेपर का नाम क्या भाई? पेपर का नाम रहेगा हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। राजस्थान का जो इतिहास है उसके बारे में अपन एनालिसिस करेंगे भाई। ठीक है, हर एक चीज को समझाऊंगा पॉइंट टू पॉइंट। बस आप लोगों ने वीडियो स्किप मत करना, पहला काम तो। और दूसरा, वीडियो डबल स्पीड में देख लेना, सुनना भाई पूरा, और पूरा क्वेश्चन और आंसर दोनों पढ़ना। हर एक चीज लेके आए आप लोगों के लिए, तो वीडियो अंत तक बढ़े रहे। और आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया। दूसरा काम क्या करना है, टेलीग्राम चैनल, इस पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल फाइल मिल जाएगी, सारी जानकारी मिल जाएगी शेखावाटी यूनिवर्सिटी की। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इसको ज्वाइन कैसे करोगे? या तो आप टेलीग्राम ऐप पे जाइए, वहां पे लिखो जुजुनू एजुकेशन, वहां से ज्वाइन कर लो। या आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इस इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम की लिंक भी हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दी है, कोई स्पेस नहीं है, सीधा जुजुनू एजुकेशन लिखोगे और आप लोग फॉलो कर लेना भाई। जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना मित्रों, उसको भी भाई इसी चैनल पे, ठीक है, इंस्टाग्राम जो अकाउंट है इस पे आपको मैसेज में अपना नाम और शेखावाटी यूनिवर्सिटी लिख के भेजना होगा, ताकि हम आपको लिंक प्रोवाइड करवा दें ग्रुप की। व्हाट्सएप ग्रुप भी यहां से ज्वाइन होगा, आप लोग इस पे मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे। ठीक है, सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट क्लास। तो देखो, अगली क्लास देखने के एक बार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली क्लास मिलेगी। आज इस क्लास में अपन जो फर्स्ट यूनिट है उसका एनालिसिस करेंगे, पूरा पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा, आपको सीरीज लाने की आवश्यकता ही नहीं है मित्रों। ठीक है, यूनिट फर्स्ट है। फर्स्ट पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसके आंसर्स की अपन बात करेंगे, क्या रहेगा। तो राजस्थान का इतिहास अत्यंत गौरवशाली, विविधतापूर्ण और प्रेरणादायक है। और जो पॉइंट मैं बताऊं ना, उसको उसी तरीके से लिखना, साथ साथ नोट्स बना लेना आप लोग चाहिए। ठीक है, इस वीर प्रस्तुता भूमि के क्रमिक इतिहास को समझने और उसके पुनर्निर्माण में ऐतिहासिक स्रोतों की भूमिका सर्वोपरि है। कर्नल जेम्स टोड ने, ये भाई महान विचारक थे, इनका नाम याद रखना। कहीं भी वैज्ञानिक का नाम आए तो कर्नल जेम्स टोड आएगा जरूर। ठीक है, ने जब राजस्थान का इतिहास लिखना शुरू किया तो उन्हें इन्हीं बिखरे स्रोतों को समेटना पड़ा। ठीक है, राजस्थान के इतिहास के स्रोतों को मुख्य रूप से तीन व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और पुरालेखीय और अभिलेखागारीय सामग्री। ठीक है, अब जो पहला है भाई पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, पूरा पहला पॉइंट देखेंगे पुरातात्विक, उसके बाद साहित्यिक, उसके बाद पुरालेखीय। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत होते क्या है, सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत इतिहास के सबसे प्रमाणिक विश्वसनीय आधार माने जाते हैं, क्योंकि इनमें मानवीय हस्तक्षेप व अतिशयोक्ति की गुंजाइश सबसे कम होती है। ये भाई प्रकृति से पहले से ही इतिहास देखते हैं लोग, इसमें छेड़छाड़ कम करते हैं। ऐसे जो स्रोत होते हैं ना, कि जो पहले से फिक्स मिलता है। ठीक है, कि जैसे अपन रामायण है, तो रामायण लिखी थी उसमें पढ़ते हैं ना, अपने पास पहले से पढ़ा है, अपन थोड़ी लिखेंगे रामायण, नहीं, उसको देख के तो पढ़ेंगे, उसको देख के लिखेंगे। वो है कि उसमें कोई व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं हो, मानवीय हस्तक्षेप नहीं हो, पहले से हो। इन्हें निम्नलिखित उपभागों में समझा जा सकता है। पहला है उत्खनन से प्राप्त सामग्रियां। राजस्थान में मानव सभ्यता का विकास नदियों के किनारे हुआ, पक्की बात है भाई, नदी के किनारे मानव विकास हुआ है। पुरातात्विक उत्खनन ने सिद्ध कर दिया कि राजस्थान की धरती सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी संस्कृति को समेटे हुए है। कि राजस्थान की धरती है वो सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी संस्कृति है। इसमें कालीबंगा जो हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के तट पर स्थित इस स्थल से प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं। यहां से जुटते हुए खेत के साक्ष्य, भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण, तंदूर, अग्निकुंड और लकड़ी की नाली के अवशेष मिले हैं, जो यहाँ की उन्नत नगर नियोजन की व्यवस्था को दर्शाते हैं। आप लोग अंडरलाइन कर लेना इसको। कालीबंगा में क्या क्या मिला भाई? वहां पे नदी के किनारे उनको क्या आगे जुटते हुए खेत, की खेत बोते थे पहले। ठीक है, भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण मिले, मतलब वहां से उनको संस्कृति से जो स्रोत मिले उनको इकट्ठा किया उन लोगों ने। ठीक है, लकड़ी की नाली मिली है, कि भाई उस टाइम लकड़ी की नाली भी होती थी। आहड़ उदयपुर, यह है बेड़स नदी के किनारे बसी, यह ताम्रयुगीन सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र थी।
इसे धूलकोट और अघाटपुर भी कहा जाता है। इसको किसको, आहड़ को धूलकोट भी कहा जाता है, अघाटपुर भी कहा जाता है। यहां से तांबा पिघलाने की भट्टियां, तांबे के उपकरण और लाल काले मृद भांड प्राप्त हुए हैं। कि भाई ये कह रहे हैं कि उस टाइम है ना, पुराने जमाने में तांबे पिघलाने की भट्टियां भी होती थी, इनको साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको देखो कौन लिखना है, आपने आर लिखा, अंडरलाइन कर दिया, अच्छी तरीके से लिख दिया, अच्छे नंबर ले जाओगे, कि अपना टारगेट है 90% प्लस अचीव करना भाई। ठीक है ना, तो अच्छी राइटिंग लिखो, 100 नंबर लाने, 100 में से 100 नंबर लाने की कोशिश करो आप लोग, तो बस जो उस दौर की आर्थिक और व्यवसायिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं। अगली सभ्यता बेराट। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर से मौर्य कालीन अवशेष मिले हैं। बिज्जक की पहाड़ी और भीम जी की डोंगरी से सम्राट अशोक का भम्रू शिलालेख प्राप्त हुआ है। याद कर लेना, कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकता है कि भम्रू शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ, तो वही वो भीम जी की डोंगरी से, भीम जी की डोंगरी वहां से हुआ, जो अशोक के बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव को प्रमाणित करता है। कि उससे पता चलता है कि भाई उस टाइम अगर भम्रू शिलालेख मिला है तो लोग वहां पे बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव था। इसके अलावा अन्य प्रमुख कौन कौन से हैं, बागोर, भीलवाड़ा पशुपालन की प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं कहां पे, बागोर में। गणेशपुर में क्या मिला है, जो अपने यहाँ बोलते हैं ना नीम कथना के पास है गावड़ी गणेश्वर, उसको ताम्र को सेंस करती है कि जननी वही है गणेश्वरी है। ठीक है ना। रेंड टोंक जिले में, जिसे प्राचीन राजस्थान का टाटानगर कहा जाता था, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी मात्रा में प्राचीन सिक्के मिलते कहां पे, रेंड में। ठीक है, टोंक। दूसरा आता है, पहला अपन देख लिया, दूसरा है प्राचीन सिक्के। सिक्के राजाओं के कालक्रम, राज्य की आर्थिक स्थिति, साम्राज्य की सीमा और धार्मिक झुकाव जानने सबसे सख्त माध्यम थे। ठीक है, दूसरा बिंदु आता है सिक्के, आहत सिक्के। ये राजस्थान के सबसे प्राचीनतम सिक्के कौन से, आहत सिक्के, जिन पर कोई लेख नहीं होता था, केवल सूर्य, पेड़, मछली या हाथी के चिन्ह अंकित होते थे। टोंक के रेड और जयपुर के बेराट से भारी मात्रा में आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, मतलब सीधा से याद रखो, टोंक और जयपुर से प्राप्त हुए क्या, आहत सिक्के। तो वहां से सभ्यता पता चलता है। टोंक से और जयपुर से थोड़ा ध्यान रख लेना भाई, कि टोंक से ना और जयपुर से क्या है कि अपन को आहत सिक्के मिले। माल्ल और योद्धेय गणराज्यों के सिक्के, पूर्वी और दक्षिण राजस्थान में शासन करने वाले इन गणराज्यों के सिक्के इनकी वीरता और गणतांत्रिक व्यवस्था की गवाही देते हैं। रियासती कालीन सिक्के, मध्यकाल में राजस्थान की विभिन्न रियासतों में अपने सिक्के चलाए, जैसे मेवाड़ ने चलाए चांदोड़ी, ढींगला, गधिया, स्वरूप शाही सिक्के। नाम देखो तुम लोग सीखोगे, चांदोड़ी, ढींगला, गधिया और स्वरूप शाही किसने चलाए, मेवाड़ ने। मारवाड़ ने क्या चलाए, विजय शाही और लल्लू शाही। लल्लू बोलो, नाम देखो क्या निकाला इन लोगों ने, लल्लू शाही है। जयपुर ने झाड़ शाही सिक्के, बूंदी ने राम शाही और 11 सन्ना सिक्के, जैसलमेर ने अखेई शाही सिक्के। स्थापत्य कला अवशेष, तीसरा बिंदु आता है स्थापत्य एवं कला अवशेष। राजस्थान के दुर्ग, महल, मंदिर, छतरियां, बावड़ियां तत्कालीन स्थापत्य कला समाज की स्वतंत्रता और सामरिक सूझबूझ का जीवंत उदाहरण है मित्रों। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़ और अम्बे जैसे अवैध दुर्ग सैन्य इतिहास और सुरक्षा व्यवस्था की कहानी कहते हैं। मंदिरों की तक्षण कला धार्मिक सहिष्णुता, कलात्मक चरमोत्कर्ष को दर्शाती है। अपना इतिहास अच्छा है भाई, ठीक है ना, ये इतिहास को समझाने का ही है कि इतिहास स्रोत कि कैसे पता चलता है इतिहास के बारे में, वो सारी चीजें अपन लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। मेन मुद्दा ये कि इतिहास के स्रोत कहां से मिले। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा बिंदु है भाई पुरालेख या स्रोत, अभिलेख और शिलालेख। शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। याद ढंग से इसको अंडरलाइन करके लिख लेना कहीं नोटबुक में, हो सकता है छोटा वाला 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। यार एक बार सारे लोग जुड़े हो ना, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, जितने भी जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राजस्थान के इतिहास को क्रमबद्ध रूप में देने के शिलालेखों का योगदान अद्वितीय है। ये पत्थरों, ताम्रपत्रों और सब स्तंभों का पर उत्कीर्ण होने का स्थायी और अपरिवर्तनीय रहे हैं। प्रमुख शिलालेख कौन कौन से हैं, सबसे मोस्ट बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी का। भीलवाड़ा में जो बिजोलिया है भीलवाड़ा का, उसके पार्श्वनाथ मंदिर के पास चट्टान में उत्कीर्ण ये लेख चौहान वंश का इतिहास सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। कि चौहान वंश का इतिहास बताता है कौन, भीलवाड़ा के बिजोलिया के जो पार्श्वनाथ मंदिर के पास चट्टान पर उत्कीर्ण ये लेख। बिजोलिया शिलालेख कहां पे है, अंडरलाइन कर लिया करो इस चीज को लिख के कि बिजोलिया शिलालेख कहां है, भीलवाड़ा के बिजोलिया गांव में। ये जो पार्श्वनाथ मंदिर है उसके पास एक चट्टान है, उसके ऊपर लिखा हुआ है। इसका महत्व क्या है,
इसमें सांबर और अजमेर के चौहानों को वंशावली दी गई है। यह चौहानों को वत्सोगोत्रीय ब्राह्मण बताता है। चौहानों को वत्सोगोत्रीय ब्राह्मण बताता है। भौगोलिक जानकारी क्या है, इसमें राजस्थान के प्राचीन नगरों के नाम लिखे हैं, जैसे जाबलपुर जालोर, शाकंभरी साबर, श्रीमाल भीनमाल, विद्यावली बिजोलिया। दूसरा लेख आता है भाई बीरुआ का शिलालेख, उदयपुर के पास है ये, चीरवा गांव में के मंदिर के बाहरी द्वार पर लगा यह शिलालेख मेवाड़ के गुहिल वंश के शासकों का इतिहास बताता है। ठीक है, ये मेवाड़ के जो शासक थे उनका इतिहास बताता है, ऊपर वाला चौहान के। देख लेना भाई, बिजोलिया वाला चौहान का और चीरवा वाला किसका बताता है, गुहिल वंश का। इसमें तत्कालीन समाज में सती प्रथा, तांत्रिक प्रभाव, सन्यासियों के जीवन पर प्रकाश डालता है। कुंभलगढ़ शिलालेख और कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति। ठीक है, महाराणा कुंभा काल की प्रसिद्ध मेवाड़ के इतिहास का खजाना है। मतलब मेवाड़ के इतिहास के बारे में बताता कौन, कुंभलगढ़ शिलालेख और कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति। कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति क्या है, इसके रचयिता कवि अत्रि और उनके पुत्र महेश भाई, उन्होंने लिखी है। ठीक है, इसमें कुंभा की राजनीतिक विजयों, उपलब्धियां और उपाधियां और उनके द्वारा रचित ग्रंथों का विस्तृत वर्णन है। कुंभलगढ़ प्रस्तुति क्या है, इसमें मेवाड़ के प्रारंभिक शासकों की वंशावली के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक धार्मिक स्थिति और आसन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। मित्रों, राज प्रशस्ति महाकाव्य चौथा है, राजसमंद झील की पाल पर 25 काले संगमरमर के शिलालेखों पर उत्कीर्णीय प्रस्तुति संसार का सबसे बड़ा शिलालेख है। मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु लिख लो भाई, एग्जाम में कभी कंपटीशन में पूछ सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, तो वो है राज प्रस्तुति महाकाव्य। 1636 ईस्वी में लिखा गया, 25 काले संगमरमर के शिलालेखों पर उत्कीर्ण है और राजसमंद झील के पास है। राजसमंद झील की पाल पर है भाई। ठीक है, समझ गए। इसके लेखक कौन है, रणछोड़ भट्ट तेलंग। भाषा किसमें लिखी है, संस्कृत में। महत्व क्या है इसका, इसमें बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक का इतिहास दर्ज है भाई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें मेवाड़ मुगल संधि और राजसमंद झील के निर्माण के समय पड़े भयंकर अकाल और राहत कार्यों को भी प्रमाणिक विवरण मिलता है। अन्य शिलालेख कौन कौन से हैं, गंठियाला शिलालेख। जोधपुर से प्राप्त इस शिलालेख से प्रतिहार शासक कुकुट और मारवाड़ के राजनीतिक व सामाजिक जीवन, विशेषकर मग ब्राह्मणों के बारे में जानकारी मिलती है। मानवारी का लेख है ना, उसमें क्या है, इसमें चित्तौड़ के पास मिला भाई ये। ठीक है, जिसे कर्नल टोड इंग्लैंड ले जाते समय भारी होने के कारण समुद्र में फेंक आए। देखो, कर्नल टोड तो खतरनाक आदमी हो, मतलब शिलालेख नहीं फेंके हो, बोले वजन मन बोलो आ गया, तो मैं मेहनत क्यों करना चाहूं, भगा दो। इसमें मौर्य राजा मानभंग का उल्लेख था। जूनागढ़ प्रस्तुति, बीकानेर के दुर्ग में स्थापित, जिसके रचयिता जैता थे। इसमें राव बिक्का से लेकर महाराजा राय सिंह तक के बीकानेर शासकों का इतिहास है। अगला है ताम्रपत्र। ठीक है ना, ताम्रपत्र मुख्य रूप से दान, पुण्य भूमि, अनुदान, जागीरदारी अधिकारों संबंधित होते थे। इन्हें दान पत्र कहा जाता था। ठीक है, इनसे तत्कालीन कर प्रणाली, धार्मिक विश्वास और राजा की आर्थिक उदारता पता चलता था। उदाहरण के लिए आहट ताम्रपत्र से गुजरात के सोलंकी राजाओं और मेवाड़ के संबंधों की जानकारी मिलती, जबकि पूर्व के ताम्रपत्र से जोहर के समय दिए जाने वाले दानों की जानकारी मिलती है। ताम्रपत्र मतलब पूरा मामला यही कि दान से संबंधित है भाई। ताम्रपत्र पूरा मामला यही है कि दान से संबंधित। आप तो पॉइंट टू पॉइंट पकड़ा करो, इसलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि सीरीज वीरीज छोड़ दो यार। आप लोग, मैं जो बता रहा हूं उसको पढ़ो। इस क्लास को अगर आप लोग देख लोगे ना, एग्जाम टाइम भी देख लोगे अच्छी तरीके से, सेंटर के बाहर खड़े खड़े, तो भी आप आराम से कर दोगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जैसे अगली क्लास अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। चलो, दो बिंदु देख लिए। तीसरा बिंदु है साहित्यिक स्रोत। इतिहास के स्रोत देख रहे हैं ना अपन राजस्थान के। साहित्यिक स्रोत इतिहास को केवल तारीखों से बाहर निकाल, उसमें माने भावनाएं, संस्कृति, सामाजिक ताने बाने को पिरोता है। राजस्थान का ऐतिहासिक साहित्यिक इतिहास जो है संस्कृत, प्राकृतिक, डिंगल और पिंगल भाषाओं में समृद्ध है मित्रों। ठीक है, साहित्यिक विद्या प्रमुख विशेषता उदाहरण देखेंगे। राजस्व साहित्य है, उसकी प्रमुख विशेषता क्या है, राजाओं के युद्ध और वीरता का काव्यात्मक वर्णन। अगर आपने टेबल बना दी एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन पक्का आएगा 100% ये। अगर आपने टेबल बना दी एग्जाम के अंदर तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई आपके एक नंबर भी नहीं काटेगा। ठीक है, राजस्व इतिहास राजाओं की युद्ध और वीरता का काव्यात्मक वर्णन है। उदाहरण कौन है, पृथ्वीराज रासो, हम्मी रासो। ठीक है ना, और ऐसे ही आप लोग इसको लिख लेना भाई, अपनी नोटबुक में लिख लेना साथ साथ। ख्यात साहित्य, क्योंकि अगर लिख के याद करोगे तो जल्दी याद होगा। ख्यात साहित्य की विशेषता क्या है, रियासतों के राजाओं का इतिहास और वंशावली बताता है। और नैन श्री ख्यात, बांकीदास श्री ख्यात, ये इसके उदाहरण है।
वचनिका और वेली क्या है? तुंगा, गद्य पद्य मिश्रित ऐतिहासिक गाथाएं। और इनके उदाहरण क्या है? अचलदास, किंचिरी, वचन के। मुख्य साहित्यिक स्रोतों को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। संस्कृत साहित्य पहला आता है। प्राचीन और पूर्व मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास के लिए संस्कृत ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण मित्रों। पृथ्वीराज विजय, कश्मीर के कवि जयानक द्वारा रचित इस ग्रंथ में अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के वंश, उनकी पारंपरिक जीवन और दिग्विजय का सटीक विवरण मिलता है। इसमें तराइन के प्रथम युद्ध की घटनाएं भी वर्णित है। जो भाई पृथ्वीराज विजय है, जयानक जी ने लिखी है। इसमें अजमेर के जो चौहान शासक है पृथ्वीराज द्वितीय सॉरी तृतीय, उनके वंश और उनके जीवन के बारे में है और दिग्विजय सिंह के बारे में है। दूसरा है हमीर महाकाव्य, ये नयन चंद्र सूर्य ने लिखा है, ठीक है। और इसमें क्या है भाई, यह ग्रंथ रणथंभौर के चौहान शासक राजा हमीर देव के शौर्य, मुगलों के साथ उनके संघर्ष और रणथंभौर के ऐतिहासिक साक्ष्य का प्रमाणिक विवरण मिलता है। इसमें भाई जो राजा हमीर देव था, उनका मुगलों के साथ लड़ाई वो दिखाई गई है इसमें, ठीक है। कानदड़े प्रबंध, इसको पद्मनाथ ने लिखा है। यद्यपि यह बाद के काल में लिखा गया, लेकिन इसमें जालोर के शासक कन्नड़ देव के और अलाउद्दीन खिलजी युद्ध के तथा जालोर के जौहर का जीवंत चित्रण है। इसमें भाई जालोर के शासक कन्नड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी का लड़ाई का मामला है, और जालोर में जो जौहर हुआ था उसका विवरण इसमें दे रखा है। दूसरा है राजस्थान साहित्य, पहला संस्कृत हो गया, अब राजस्थानी साहित्य। चारण और भाट जातियों ने राजस्थान के इतिहास को अमर बनाने के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया। मतलब चारण और भाट जातियों ने खूब योगदान दिया राजस्थान के इतिहास को अमर बनाने के लिए। इनके द्वारा लिखे गए राजस्व और जो ग्रंथ हैं वो इतिहास के मुख्य स्तंभ है। नैन श्री ख्यात, इनके पॉइंट याद कर लेना आपसे है ना। मारवाड़ रा प्रगणारी विगत, पृथ्वीराज रासो, ये इनके जो लिखने वाले कवि हैं वो है ना। बाकी दास, बंकीदास ख्यात, वंश भास्कर, अचल दास, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये लिख लेना। फिर फारसी और मुस्लिम तबारिक, इसमें भाई देखो नाम देखना सीधा, खजाइन उल फतू, ठीक है, तजकिरात, मुतखब उत तवारिक के। आधुनिक और विदेशी ऐतिहासिक स्रोत ये पढ़ने अच्छे से, ठीक है। ये दो ऊपर वाले क्यों बताएं, क्योंकि आप उनको अगर डायरेक्ट पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको पढ़ना, नीचे वाले को पूरा एक्सप्लेन करेंगे अपन। 19वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हुआ तो इतिहास लेखन की एक नई वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक पद्धति की शुरुआत हुई। विदेशी विद्वानों ने यहाँ से बिखरे हुए इतिहास थे। यो महाराज है ना, कर्नल जेम्स टोडी को नाम याद रखो भाई, पक्का एक एग्जाम में है ना, इनके बारे में लिखना ही है। कोई भी लिख देना कर्नल जेम्स टोडी ने कहा, आपको अक्षर में मिल जाएंगे। इन्हें राजस्थान के इतिहास का पितामह, घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। वे पश्चिमी राज्यों के पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए थे। कौन? कर्नल जेम्स टोड, और वो घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है और राजस्थान इतिहास का पितामह भी कहा जाता है मित्रों। इनकी कृति क्या है? एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, प्रथम भाग 1829 में, द्वितीय भाग 1832 में इन्होंने छापा। योगदान, इस पुस्तक ने पहली बार राजपुताना के सामंती ढांचे और राजाओं की वंशावली और लोक परंपराओं और इतिहास और व्यवस्थित रूप से दुनिया के सामने रखा भाई। उन्होंने ही इस भूभाग के लिए राजस्थान और राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। राजस्थान भी कर्नल जेम्स टोड ने कहा। दूसरा पंडित गौरीशंकर हरिश्चंद ओझा जी, इन्हें टोड के इतिहास की कमियों को सुधारने प्रमाणिक अभिलेखों के आधार पर आधुनिक विचार रचना से दिया जाता है। कर्नल जेम्स टोड मान लो कोई कमी रख दी ना, तो पंडित जी बोले मैं करता हूं पूरी, है ना। पंडित जी आया, उन्होंने मेवाड़, सिरोही, जोधपुर, बीकानेर, डूंगरपुर विस्तृत इतिहास ग्रंथ लिखे। इन्हें प्राचीन लिपियों को पढ़ने में महारत हासिल थी, ठीक है। कविराज श्यामल दास, मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के आदेश पर उन्होंने वीर विनोद नामक विशाल ग्रंथ की रचना की। एक आदेश पर रचना कर दी, बताओ थे हैं? और आजकल थानादेश देते कि भाई एक किताब पढ़नी है तो वह कौन पढ़ सको। भाई कविराज श्यामल दास जी से कुछ लो ना, उनको आदेश मानो भाई, कि एक महाराजा के आदेश पर पूरी ग्रंथ की रचना कर दी। अपन लोग किताब नहीं पढ़ सकते टीचर के आदेश से। यह ग्रंथ मेवाड़ के इतिहास के साथ साथ मुगलों के साथ साथ उनके संबंधों जानने की बेहद विस्तृत विश्वसनीय स्रोत है। अन्य स्रोत साहित्यकार कौन है? डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर के.आर. कानूनके, मुंशी देव प्रसाद, विश्वेश्वर नाथ रेऊ, जिन्होंने मारवाड़ और राष्ट्रकूटों के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण शोध किए हैं। पांचवा बिंदु है पूरा लेखागारीय सामग्री। राजस्थान के ऐतिहासिक
आधुनिक और उत्तर मध्यकाल इतिहास को जानने के प्रशासनिक रिकॉर्ड बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली और राज्य अभिलेखागार बीकानेर। ये देखो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, राज्य अभिलेखागार कहाँ है, तो बीकानेर में। लाखों की संख्या में रियासती दस्तावेज सुरक्षित हैं। इसमें से है कुछ फरमान और मंसूर, ठीक है, रुक के परवाने को खरीदते, हकीकत बई, हुकूमत बई, कमटना बई। निष्कर्ष क्या निकलता भाई, ये देखना, यहां से एक नंबर पक्का है। राजस्थान के इतिहास स्रोत जितने प्रचुर हैं उतने ही विविध भी हैं। जहां पुरातात्विक उत्खनन हमें सिंधु और सरस्वती घाटी की प्राचीनतम मानवीय गतिविधियों से जोड़ते हैं, वहीं शिलाओं पे खुदे राजप्रस्थिति जैसे महाकाव्य राजाओं की अमर कृति को सुरक्षित रखते हैं। चारणों के ख्यात और राष्ट्र काव्यों ने यदि इतिहास में वीरता का रंग भरा, तो प्रशासनिक भइयों और कर्नल जेम्स टोड जैसी विदेशी विद्वानों ने इसे एक व्यवस्थित ढांचा दिया भाई। इस प्रकार से इसका इतिहास इन लोगों ने तैयार किया। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। एक बार यार सारे लोग है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे अगली क्लास अपलोड हो ना, तो सारी यूनिट करवाएंगे अपन, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, आप लोग जुड़े रहे भाई। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान की पूरा पाषाण कालीन एवं मध्य पाषाण कालीन संस्कृतियों की विशेषताओं को समझाइए। ठीक है ना, तो भाई चलो चलते हैं। पहला चलते हैं राजस्थान की पूरा पाषाण काल संस्कृति। पूरा पाषाण काल मानव इतिहास का सबसे लंबा दौर था, जिसमें मानव पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था भाई। प्रकृति जो देगी वो कर लेंगे। आजकल तो दिमाग लगाते हैं, प्रकृति को सोचते नहीं, अपने बारे में सोचते रहते हैं। राजस्थान इस संस्कृति के अवशेष मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में सूखी नदी घाटियों और अरावली से पूर्वी ढलानों पर पाए गए। अध्ययन की सुविधा के लिए इसे 3 उपचरणों में विभाजित किया गया है। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल। यह मानव सभ्यता के शुरुआती चरण है। इस समय जलवायु अत्यधिक शुष्क थी और मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक थे। पर वो उपकरण क्या थे इसमें मानव बड़े और अनगढ़ पत्थरों का उपयोग करते थे। किसमें? निम्न पाषाण काल में कुल्हाड़ी का उपयोग करता, खंडक, विदारणी, ठीक है, ये इसके मुख्य हथियार थे। और ये कौन से पत्थर से बनते थे? कार्टजाइट पत्थर से बनते थे। प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? राजस्थान में इस संस्कृति के साक्ष्य डीडवाना मिले हैं। सिंगी तालाब, जायल और अजमेर के बुड्ढा पुष्कर क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में मिले। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में गंभीर नदी घाटी में मिले हैं। कोटा की चंबल घाटी मिले। झालावाड़ की नदियों में भी इस संस्कृति प्रमुख केंद्र थी। विशेषता क्या है? इस दौर में मानव को आग का ज्ञान नहीं था। उस टाइम पता नहीं था लोगों को आग। आज तो लोग दूसरे घर में आग लगा दे, ऐसे इंसान बैठे हैं। उस टाइम इतना आग लगाना नहीं आता था, आज कहीं भी आग लगा सकते हैं लोग। और वह कंदमूल और कच्चे मांस पर निर्भर था। मतलब वो पेड़ पौधा का फल फ्रूट खाता और कच्चा मांस पर इंसान रहता, जानवर मारता और खाता। डीडवाना को उत्खनन सिद्ध करता कि थार का मरुस्थल हमेशा से पूरी तरह शुष्क नहीं था, बल्कि यहाँ कभी 12 नदियां बहा करती थी। मध्य पुरा पाषाण काल। इस काल में जलवायु में थोड़ा परिवर्तन आया और वर्षा की मात्रा में वृद्धि। पत्थरों के हथियारों का आकार और तकनीक में सुधार हुआ। इसके प्रमुख उपकरण क्या थे? इसमें भाई फलक संस्कृति कहा जाता है। इस संस्कृति को फलक संस्कृति कहा जाता है। पत्थरों को तोड़कर उनके तीखे टुकड़े से खुरचनी और बेधक और तीक्ष्ण जैसे छोटे और धारदार हथियार बनाए जाते, पत्थरों से बनाते। इस काल में कार्कजाइट के स्थान पर जेस्पर, चैट और फिलक जैसे बारीक कणों वाले मजबूत पत्थरों का उपयोग होने लगा। पहले निम्न पाषाण काल में कार्कजाइट होता था, अब साथ में जेस्पर भी लेने लगे भाई, चैट भी लेने लगे, फ्लिंट जैसे भी लेने लग गए। प्रमुख क्षेत्र कहाँ थे? लूणी नदी घाटी, इसलिए इसे लूणी उद्योग के नाम से जाना जाता है। थार मरुस्थल के सोलंकी और बेरू की बाड़ियां नामक स्थानों से भी इस काल के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। इतिहास के स्रोत मिले वहीं से तो हमको पता चला ना। फिर आता है उच्च पूरा पाषाण। ये पूरा पाषाण का अंतिम चरण है। इस समय तक आते आते आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस का उदय हो चुका। इसके उपकरण कौन से थे? विशेषता कौन सी थी? इस काल में पत्थर के पतले, लंबे और दोनों तरफ धार वाले ब्लेड प्रधान हथियार बन गए। तकनीकी रूप से यह काल अधिक उन्नत था और मानव ने गुफाओं में शैलाश्रयों के शरण लेना शुरू कर दिया। प्रमुख क्षेत्र चित्तौड़गढ़, जैसलमेर के कुछ मरुस्थल भागे, जो भाग थे हमीरपुर से उच्च पूरा पाषाण काल के ब्लेड और तकनीक प्राप्त हुए में। ठीक है ना। अब आता है पूरा पाषाण, हमने पढ़ लिया 3 भागों में, निम्न, मध्य और उच्च पूरा पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल जो संस्कृति थी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। एक बार सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि देखो जैसे अगली क्लास अपलोड होगी ना, आपको नोटिफिकेशन आना चाहिए। और जो टेलीग्राम चैनल झुंझुनू एजुकेशन में बताया, उसको आप लोगों को, सब लोगों को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को। पूरा पाषाण काल के बाद हिमयुग का अंत हुआ और होलोसिन युग की शुरुआत हुई। जलवायु गर्म और आर्द्र होने लगी
जिससे वनस्पतियों और जीवों में भारी बदलाव आया। छोटे और तेज दौड़ने वाले जानवरों के उदय ने मानव को अपनी शिकार तकनीक बदलने को मजबूर किया। इसी संक्रमण काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है मित्रों। अच्छा है, इसमें पहला भाग कौन सा है? सूक्ष्म पाषाण उपकरण। मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता है माइक्रोलिथस, या अर्थात इसका अर्थ क्या माइक्रोलिथस का, कि जो बेहद छोटे पत्थर थे ना, उनके हथियारों को अपन बोलते हैं माइक्रोथिलस। ये उपकरण आकार में 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर होते थे। अब सोचो 1 सेंटीमीटर कितना छोटा हो सकता है। मानव ने चरटे, कार्नेलियन, एगेट, कैल्सेडोनी जैसी कीमती और आधुनिक कड़े पत्थरों से त्रिकोण, चंद्राकार और समलम आकार के सूक्ष्म हथियार बनाए। इन छोटे पत्थरों को लकड़ी और हड्डी के हैंडल पर गोद या रोल की मदद से चिपकाकर तीर कमान, भाले कमान और आरी जैसे सुयुक्त उपकरण बनाए जाते थे। तीर कमान का आविष्कार इसी काल की देन है। कभी आपसे पूछ ले, कोई पूछ ले भाई ये तीर कमान कब आया फर्स्ट टाइम, तो सूक्ष्म पाषाण काल में आया। तीर कमान सूक्ष्म पाषाण काल में, आपको याद रखना है मित्रों। और किस लिए? कि दूर से मारते, पहले पत्थर से मारते थे, जो जंतु थे, पक्षी थे, उनको मार खाते थे। अगर कुछ ऐसे सांवला वाला खा जाए तो उनको दूर से मारने के लिए तीर कमान का प्रयोग किया फर्स्ट टाइम। कब? सूक्ष्म पाषाण काल में। पशुपालन की शुरुआत भी इसी में हुई थी भाई। मध्य पाषाण काल में मानव केवल शिकारी नहीं बना, बल्कि उसने कुछ जानवरों की उपयोगिता को समझकर उन्हें पालना शुरू कर दिया। मतलब पशु पहले नहीं पालते थे, जो मध्य पाषाण काल है उसमें पशु पालना शुरू कर दिया मित्रों ने। कुत्ता मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर है। लो भाई, मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर क्या है? कुत्ता। उसके बाद भेड़ और बकरियां पाली गई। ये भैंस और गाय ये तो बाद में पालते थे लोग, सबसे पहले कुत्ता पाला। सबसे पहले कुत्ते को पाला गया भाई इंसान द्वारा। स्थायी निवास और अंत्येष्टि संस्कार। इस काल में मानव ने घास फूस और झोपड़ियों में समूह बनाकर रहना शुरू कर दिया। पहले जंगलों में ऐसे घूमते थे, कहीं भी रह जाते थे, लेकिन इस काल में जो मानव था उसने एक जगह स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया, जिससे पारंपरिक सामाजिक जीवन की नींव पड़ी। साथ ही मृत्यु के प्रति सम्मान और परलोक की भावना विकास हुआ। पहले ऐसे लोग पड़े रहते थे, मतलब पक्षी वगैरह खा जाते थे, ये बाद में अंतिम संस्कार भी होना चालू हुआ। कब? मध्य पाषाण काल में। समझने की कोशिश करना, ये जितने बिंदु है ना आपको ऐसे के ऐसे छापने एग्जाम के अंदर, पक्का आएगा क्वेश्चन। मैं जो बता रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। योजनाबद्ध तरीके से दफनाया जाने लगा। राजस्थान के 2 महत्वपूर्ण पाषाणकालीन स्थल कौन कौन से हैं? बागोर, आदिम संस्कृति का संग्रहालय जिसको अपन बोलते हैं। कोठारी नदी के तट पर स्थित बागोर भारत का सबसे समृद्ध विशाल मध्य पाषाणकालीन स्थल माना जाता है। इसका उत्खनन डॉक्टर वी.एन. मिस्र द्वारा किया गया। बागोर जो है उसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर वी.एन. मिस्र। ठीक है, डॉक्टर वी.एन. मिस्र के द्वारा। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले यहाँ पे। बागोर से लगभग 5000 ईसा पूर्व के पशुपालन के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं, जो भारतीय मध्य प्रदेश के आदमगढ़ के समकालीन है। यहां से गाय, बैल, भेड़, बकरी और सूअर की हड्डियों के अवशेष मिले। तो इससे पता चलता है कि उस टाइम भाई गाय, बैल, भेड़, बकरियां थी। शिल्प और बस्तियां, यहां से लाखों की संख्या में सूक्ष्म पाषाण उपकरण मिले। यहाँ के लोग फर्श को समतल करने के लिए पत्थरों का उपयोग करते थे और झोपड़ी में रहते थे। समाधान पद्धति, बागोर में शवों को पैरों को मोड़कर चित या करवट लिटाकर दफनाया जाता था। कंकालों के साथ बर्तन और अस्त्र शस्त्र भी दफनाए जाते थे। उनके पुनर्जन्म या परलोक जीवन के विश्वास को प्रकट करते थे। तिलवाड़ा दूसरा बाड़मेर आ गया। ठीक है, तिलवाड़ा कहाँ है? बाड़मेर में भाई। तो कोष्टक में नाम आता है, इसको अच्छे से पढ़ लिया करो ताकि आपको नॉलेज बढ़े कि तिलवाड़ा आखिरकार है क्या। लूणी नदी के किनारे स्थित तिलवाड़ा एक अन्य महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन स्थल है भाई। ठीक है, यहां से पशुपालन और शिकार के संयुक्त साक्ष्य मिले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सारी यूनिट्स करवा दूंगा, बस आप लोग है ना वीडियो के अंत तक जुड़े रहा करो भाई। जो जो बोलूं ना उसको सुनो और अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि अधिक से अधिक बच्चे देखें भाई वीडियो को। फिर आप क्लास अब लोगे ना तब भी 6 सेमेस्टर में अच्छे से पास हो पाओगे भाई। छठा सेमेस्टर खतरनाक सेमेस्टर है, इसमें पास होना आवश्यक ही है। उत्खनन में बड़ी संख्या में सूक्ष्म पाषाण उपकरण, चाक पर बने मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, सिलबट्टे मिले हैं, जो संकेत हैं कि मानव अब जंगली अनाजों को इकट्ठा कर उन्हें भोजन के रूप में तैयार करने लगा है। ठीक है, अब ये अंतर, ठीक है, अंतर में बता के वही बात है भाई। अंतर आप लोग नहीं समझोगे, यहाँ इसको देख लो, लेकिन ये एनालिसिस अपने पूरा देखा है। ठीक है,
पूरा अपन देख लिया, ये सारणी बनाई ताकि आप लोग ऐसे सारणी बनाओगे तो आप भी अच्छे नंबर ले जाओगे। निष्कर्ष देखते हैं भाई। राजस्थान की पूरा पाषाण कालीन और मध्य पाषाण कालीन संस्कृतियों मानव के कर्मिक विकास और प्रकृति के साथ उनके अनुकूलन की कहानी बयां करती है। मित्रों समझ गए कि भाई जो पूरा पाषाण काल है और मध्य पाषाण कालीन संस्कृति है वो मानव के विकास का और मानव किस प्रकार से रहता था, किस प्रकार से फिर रहना शुरू किया, ये सारी चीजें बताता कौन? पूरा पाषाण कालीन और मध्य पाषाण कालीन संस्कृतियां। मरुस्थलीय आंचलों में लूणी और डीडवानों के पत्थरों के अनगढ़ औजारों से शुरू हुआ यह सफर भीलवाड़ा के बागों तक आते आते सूक्ष्म अस्त्रों की तकनीक क्षमता और दक्षता और पशुपालन जैसी स्थायी जो आर्थिक गतिविधियों बदल गया कि पहले मानव पूरा एकदम पशु प्रवृत्ति में रहता था, फिर उसने रहना शुरू किया, पशुपालन शुरू किया, खाने को भोजन के रूप में लिया, वो सारी चीजें करने लगा। इन संस्कृतियों ने न केवल आदिमानवियों को जीवित रहने के साधन दिए बल्कि आगे चलकर आने वाली ताम्र पाषाणिक और कांस्य युगन जैसी महान नदी घाटी सभ्यताओं उदय की मजबूत पृष्ठभूमि तैयार की। यही कारण है कि प्रागैतिहासिक भारत के मानचित्र पर राजस्थान का इतिहास अत्यंत गौरव और केंद्रीय बना हुआ है इन कालों की वजह से, इन संस्कृतियों की वजह से। तो मित्रों आज की क्लास में अपने ये 2 क्वेश्चन देखेंगे। मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्जाम में 100% छपने वाला है भाई। लेकिन आपका काम क्या, चैनल को सब्सक्राइब करके डेली वीडियो देखना। अगर रेगुलरिटी नहीं रखोगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। और छठा सेमेस्टर है, इसमें पास होना ही पड़ेगा। छठे में फेल भी करेंगे, सारे काम करेंगे तो पास होना ही पड़ेगा। तो अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कर लेना और जो मैं वीडियो बताऊं, जो मैं चीज आपको समझाऊं वो आप लोग समझ चलना भाई, ठीक है। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो लाइक करके, और कल भी तैयार रहना, आपको वीडियो मिलेगा, उस वीडियो को देखना। सारी क्लासें सभी पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जितने पेपर होंगे सबके इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, आपको नोट्स मिलेंगे, सब कुछ मिल जाएगा। आप झुनझुन एजुकेशन जुड़े रहें और सभी तक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद साथियों।